हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 3 दिन से हम लोग रेलवे ग्रुप डी की साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें साइंस की वेटेज 25 नंबर की होती है और हम लोग का टारगेट है कि 25 में से 25 करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपको ऐड कर देंगे। और आप हमसे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जहां 2,25,000 स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं। और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको PDF प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कार्य नहीं किया जा रहा है। कार्य नहीं किया जा रहा है, तो दोस्तों कार्य नहीं किया जाता है। ऐसे तो दैनिक जीवन में हम लोग बोलते हैं कि बैठना भी कार्य है, उठना भी कार्य है, सोना भी कार्य है, लेकिन साइंस में वो सब कार्य नहीं होता है। साइंस में कार्य तभी माना जाएगा जब हम कुछ दूरी तय करते हैं, दूरी या डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है। दूरी और डिस्प्लेसमेंट में हम आपको अंतर बता देते हैं कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। तो देखिए, हम एक पॉइंट से हम ऐसे इस पॉइंट तक पहुँचे, ये जो टेढ़ा मेढ़ा चल के हम इस पॉइंट में पहुँचे हैं, तो ये हमारा दूरी हो गया। और हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता अगर सीधा चले जाते तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। यही दूरी और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन बोलते हैं, ठीक है, विस्थापन। चलिए, बट यहाँ पे हम दूरी का बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन विस्थापन होगा। और हाँ, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क मतलब कार्य का फॉर्मूला होता है F/D, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए, जब तक D मतलब दूरी कुछ नहीं होगा, मान लीजिए दूरी अगर 0 है तो वर्क डन तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। दूरी इसका मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। अब खड़ा है मतलब वो तो दूरी तय नहीं किया है, एक जगह खड़ा है, दूरी उसका 0 हो गया, तो यहीं पे उसका कार्य 0 हो गया। यही आंसर सही हो जाएगा। लेकिन हम अगले ऑप्शन को भी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या कह रहा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। हाँ, इसमें चल रहा है मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट है। एक कुली किसी बस से कार तक वजन लेकर जाता है, ठीक है, इसमें भी दूरी है, क्योंकि कुली जो है वजन लेकर चलता है। बस से कार तक की दूरी तो तय कर रहा है। अरुण क्रिकेट मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। अब अरुण जो है मैदान में क्रिकेट खेला है, तो क्रिकेट तो सोए सोए खेला नहीं जाता है, उसमें तो दौड़ भाग भी करता है, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है, ठीक है। तो देखिए, एक यहीं पे जो है इसी फर्स्ट ऑप्शन में ही डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि वो सिर्फ 10 किलो भार लेके खड़ा है, कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की क्षमता वस्तु में होती है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के तरह ही 2 क्वेश्चन को पूछा जाता है, जिसमें स्टूडेंट अक्सर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें पूछा जाता है एक कार्य करने की क्षमता और एक पूछते हैं कार्य करने की दर। अब देखिए, जब कार्य करने की क्षमता पूछे तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा। और यही सेम क्वेश्चन है, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम साथ में ही लगा दिए ताकि आप लोग को याद हो जाए। और कार्य करने की दर पूछे तब शक्ति, तो हम एक साथ आप लोगों को लिख दे रहे हैं, जिससे आप लोग याद कर लें। क्षमता पूछे तो ऊर्जा, और कार्य करने की दर पूछे तो शक्ति। स्टूडेंट क्या करते हैं, क्षमता पूछते हैं तो शक्ति में लगा देते हैं, और दर पूछते हैं तो ऊर्जा में लगाते हैं। यही में क्वेश्चन हमारा गलती हो जाता है, इसलिए हम एक साथ लिख दिए ताकि आप लोग याद कर ले। अगर कार्य करने की क्षमता पूछे तो ऊर्जा, और कार्य करने की दर पूछे तो शक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो हमसे पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन में से किसमें ऐसा है कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। अब स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh, जहाँ m मास है, g ग्रेविटेशनल फोर्स है, h कुछ हाइट है, ज़मीन से हाइट है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12
एम भी स्क्वायर, जहाँ एम जो है मास है और भी जो है वेलोसिटी है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं कि एक फटाके का विस्फोट। अब मान लीजिए एक फटाका है ज़मीन पे रखा हुआ है, इस पे जलाएंगे तो ज़मीन पे रखा हुआ है तो इसमें हाइट तो है ही नहीं। जब पोटेंशियल एनर्जी जब है ही नहीं तो इसको हम गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी में कैसे बदल सकते हैं? जब पोटेंशियल एनर्जी रहेगा तब ना उसको बदलेंगे। तो यहाँ तो पहले पोटेंशियल एनर्जी होना ज़रूरी है, वही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, यहाँ हाइट ही नहीं है तो यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा जीरो हो गई। तो हम गतिज ऊर्जा कैसे बनाएंगे? मानते हैं कि बम फूटने के बाद इसका कण थोड़ा इधर आएगा, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन इसमें तो पहले स्थितिज ऊर्जा नहीं ना है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब एक टॉर्च को ऑन करना या एक टॉर्च को ऑफ करना, ये दोनों ऑप्शन साथ में समझ लेते हैं। अब ज़मीन पर टॉर्च रखा हुआ है, ये ऑन ऑफ होगा तो इसमें तो भी तो हाइट नहीं है, ये ज़मीन पर रखा हुआ है। अब मान लीजिए हम इसको हम समझ भी लेते हैं कि हाँ इसमें हाइट है, पहले से कुछ मान लीजिए कुछ ऊंचाई पे रखा हुआ है, हाइट है, पहले से हाइट है, मान लेते हैं। अगर हम इसको ऑन कर दिए तो क्या ये गति में आ गई? नहीं ना आई, तो इसमें तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी नहीं। अब लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है? घड़ी में जो ऐसे लगा होता है, ऐसे ऐसे जाता है। तो ये देखिए घड़ी में जब लगा होता है, वाल घड़ी में लगा होता है, तो इसमें कुछ ऊंचाई भी होती है पहले से, तो स्थितिज ऊर्जा है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी है इसमें, और जब ये ऐसे ऐसे मूव करती है तो इसमें तो वेलोसिटी भी है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला होती है हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें स्थितिज ऊर्जा है पहले से और गतिज ऊर्जा भी। जब ये चलेगी ऐसे ऐसे तो इसमें गतिज ऊर्जा भी हो जाएगी। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, पेंडुलम का झूलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा ई के ऐसे लिखा हुआ है, ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए, मतलब दोगुना कर दिया जाए। हमसे पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होगी यदि उसकी वेलोसिटी को दोगुना कर दे। तो गतिज ऊर्जा की फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, मैंने फिर से लिख दे रहा हूँ, फिर से हाफ एम भी स्क्वायर पहले ये है। अब गतिज ऊर्जा को मतलब वेलोसिटी को दोगुना कर दिया, हाफ रह जाएगा, मास तो सेम ही है, बस वेलोसिटी को 2v स्क्वायर दोगुना कर दिया, तो हाफ m 2v स्क्वायर। अब देखिए मैं इसे हल्का यहाँ लिखता हूँ, हाफ m भी स्क्वायर पहला वाला का था और दूसरा का था हाफ m 2v स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हाफ m, ये हो जाएगा 4v स्क्वायर। तो देखिए ये काइनेटिक एनर्जी थी जिसको डिनोट किए थे हम लोग ई के से। ठीक है, तो देखिए ई के बराबर है हाफ एम भी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हाफ एम और भी स्क्वायर को ई के लिख सकते हैं, और ये बच गई 4, तो 4 को अलग से 4 लिख देते हैं। तो हमारा जो गतिज ऊर्जा है वो 4 ई के हो जाएगा। ऑप्शन में है 4 ई के, हाँ ये देखिए बी ऑप्शन में 4 ई के है, बस यही हमारा आंसर हो गया। न्यूमेरिकल टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। देखिए 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम भी स्क्वायर। अब देखिए गतिज ऊर्जा हमको दिया हुआ है 25 जूल, हाफ एम का मान हमको पता नहीं है, मान के चलिए, और भी की मान क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो गया, ये हम यहीं पे लिख देते हैं 5 का स्क्वायर को साथ में ही, मतलब 5 का स्क्वायर को 25 एक ही बार लिख दिए। ठीक है, तो ये 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे जो m की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, m की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ से याद रखिएगा m की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी गति को दोगुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी, हाफ
m के जगह m2 आया है अभी हमारा, और गति को दोगुना कर देंगे, मतलब पहले 5 था तो अब 10 कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, सिर्फ 10 का स्क्वायर बचा, मतलब 100, और काइनेटिक एनर्जी की इकाई होती है जूल, तो 100 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? अब देखिए, मिश्रण के गुणों का पालन का हम कुछ बताते हैं, लिखा देते हैं नोट्स, वो आप लिख लीजिएगा, वो आपको काम आएगा। सारा जितना गुण होता है मिश्रण का वो मैं एक साथ लिखा दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर ऑप्शन पढ़ लेंगे क्या क्या दिया है। तो देखिए, मिश्रण का जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है समांगी, एक होता है विसमांगी। विसमांगी, समांगी, विसमांगी। ठीक है, अब देखिए गुण लिखा रहे, मिश्रण का गुण लिखा रहे। मिश्रण का गुण होता है, मिश्रण जो होता है, हम बार बार मिश्रण नहीं लिखेंगे। ठीक, एक बार मिश्रण बोल दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए कि जो भी गुण लिख रहे हैं मिश्रण का लिख रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं है। ठीक है, जो मिश्रण जो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोग है, अधिक पदार्थों का संयोजन है। मिश्रण जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा गुण क्या होता है, जो होता है मिश्रण का कोई निश्चित रचना नहीं होता। ठीक है, मिश्रण का कोई निश्चित रचना नहीं होता। पहला क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है मिश्रण, और दूसरा लिखा है मिश्रण का कोई निश्चित संरचना या रचना नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखिए, जब मिश्रण बनाते हैं ना तो ऊर्जा का ना ही विकास होता है और ना ही हास्य होता है या उत्पन्न होता है, कुछ बोलिए। मिश्रण बनाने में ऊर्जा का उत्पादन और विकसित दोनों नहीं होता। ठीक है, अब देखिए तीसरा गुण देखिए, मिश्रण का जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है, मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। अभी तक मैंने चार पॉइंट लिखा दिया है कि ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन है, और इसका जो गुण होता है मिश्रण का कोई निश्चित रचना नहीं होता है। मिश्रण बनाने में ऊर्जा का उत्पन्न और विकसित दोनों में से कुछ नहीं होता है, और मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, जो मिश्रण का जो गुण है, मिश्रण अपने गुणों, एक मिनट, मिश्रण अपने घटकों का मतलब मिश्रण में जो जो रहता है घटकों का गुण बरकरार रखता है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट लास्ट है, ये भी लिख लीजिए। अब मिश्रण के जो घटक होता है, मिश्रण के घटक सरल विधि द्वारा अलग कर सकते। ठीक है,
ये हमने 4-5 पॉइंट लिखा दिया है। अभी इसमें से जो पॉइंट होगा वो आंसर नहीं होगा और इसके अलावा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो विज्ञान में कौन सा मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? देखिए, जो मिश्रण है वो अपना घटक का गुण तो बरकरार रखता है पूरा। जैसे मिश्रण क्या है, मान लीजिए कि एक बालू और पानी का मिश्रण है, बालू पानी का मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण है। उसमें तो उसका घटक का गुण, जैसे बालू बालू ही रहता है, पानी पानी रहता है। ऐसा तो नहीं कि बालू में पानी मिला देने के बाद पानी कुछ और ही बन गया, दूध बन गया, ऐसा तो नहीं होता है। वो दोनों का तो जो है गुण बरकरार है। पानी का गुण पानी है, बालू का गुण बालू है। मिश्रण को अलग 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 पदार्थ के हो सकते हैं। मिश्रण जो अलग अलग पदार्थ का, जैसे यहीं पे देखिए, पानी अलग चीज़ है, बालू अलग चीज़ है, अलग अलग पदार्थ है ना। और देखिए, इसे भौतिक गुण से अलग कर सकते, इसे भौतिक, अब बालू को पानी से अलग नहीं कर सकते हैं, छान लेंगे बस, अलग हो जाएगा ना। लेकिन इसकी संरचना तय है। हमने लिखा है कि इसकी संरचना निश्चित नहीं होती है, लिखाया होगा हमने, दूसरा पॉइंट में लिखाया होगा इसकी संरचना तय नहीं होती है, रचना निश्चित नहीं होती है। लेकिन यहाँ लिख रहा है इसकी संरचना तय है। संरचना तय है नहीं, ये तय नहीं, ये गलत है। हमसे पूछ रहा है कि मिश्रण का गुण का पालन नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5-6 पॉइंट जो मैंने लिखाया है मिश्रण का, वो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए, रेत और चीनी का मिश्रण क्या है? रेत मतलब बालू ही होता है। चलिए हम रेत ही लिखते हैं, फिर भी आपको बता दिए। रेत और चीनी, रेत प्लस चीनी का मिश्रण कैसा होता है? अब देखिए, हम एक होता है विजातीय, एक कोलाइड, एक सजातीय। सजातीय मिश्रण होता है जैसे कि पानी में हम नमक या चीनी घोल देते हैं, पानी में नमक घोल देंगे तो क्या पानी को देख के बताइएगा कि हाँ इसमें नमक घुला है, एकदम मिल जाता है। जब मिल जाता है तो वो हो जाता है सजातीय। लेकिन हमसे पूछा रेत और चीनी, रेत को मतलब बालू को चीनी में मिला देंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, उसको बोलता है विजातीय। जो नहीं मिलता है उसे विजातीय बोलते हैं। ये नहीं होगा, ये जब मिल जाता है तब सजातीय होता है, ये विजातीय होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। अब डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है, तो हमसे पूछा कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो देखिए, इसका हम लिखवा देते हैं सबका, जो जो नियम पर आधारित है सबका। वैसे इसका आंसर होगा रासायनिक संयोजन। वैसे देखिए, इसमें अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं और द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा देते हैं, लेकिन हम सबके बारे में लिख दे रहे हैं, सबके बारे में लिख दे रहे हैं। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण जो है ये किसके सिद्धांत पे काम करता है? इसका सिद्धांत एंटायन लेवोजियर, लेवाइजे भी बोल सकते हैं, लेवाइजे, ठीक है। और नियत अनुपात का जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। और ये जो डाल्टन जो दिया था वो रासायनिक संयोजन का सिद्धांत दिया था। तो द्रव्यमान का याद रखिएगा, एंटायन लाइवेजियर, नियत अनुपात का हो गया जोसेफ प्राउस्ट, और रासायनिक संयोजन का ये डाल्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक संयोजन, ठीक है। मैं दोनों का भी लिखा दिया हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या पीछे करके, ठीक है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में क्या होते हैं? अब देखिए, कोई भी पदार्थ, इसका हम कुछ नोट्स लिखा रहे हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इसका कुछ नोट्स लिखा देते हैं पहले। देखिए, किसी पदार्थ, नोट्स लिख लीजिएगा, किसी पदार्थ
के एक मोल में परमाणु या अणु या आयन कितना होता है? किसी पदार्थ के एक मोल में परमाणु, अणु या आयन की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, याद रख लीजिएगा। किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु, अणु या आयन, तीनों में से कुछ परमाणु, अणु या आयन की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं। अणु, परमाणु और आयन बोले हैं। देखिए अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2। अब परमाणु में ना परमाणु मिलेगा। अब ये परमाणु किसको बोलते हैं? जब एक तत्व हो, लेकिन हम यहाँ पे तो दो तत्वों से मिलकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड तो दो तत्व से बना है, कार्बन से ऑक्सीजन, तो ये तो अणु है, तो अणु में अणु मिलेगा। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में, अब एक मोल में हम क्या होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु, आयन। अब बोलिए सर जो C और D में तो अणु, दोनों आंसर सही हो जाएगा कि C अणु भी, परमाणु तो आप बताए हैं, लेकिन हम ये भी एक बोल रहे हैं कि परमाणु से मिलेगा, अणु अणु से मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक अणु हो गया। अब दो या दो से अधिक जब तत्व मिल जाते हैं वो अणु का निर्माण, यौगिक का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आंसर ये होगा, परमाणु मत मारिएगा, यहाँ परमाणु है। ठीक है, और ये जो लास्ट में 23 दिख रहा है सब ऑप्शन में, ये पावर में है। ठीक है, ऐसे है, देखिए हम लिख दे रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये 23 जो पावर में है वो ऐसे हो गया है टाइपिंग में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के 0.5 मतलब आधा मोल है परमाणु की संख्या। अभी बताएं कि किसी भी परमाणु के, किसी भी पदार्थ के एक मोल में, अभी बताएं ना कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु, अणु या आयन की संख्या कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है ना। हमसे आधा का पूछा है तो इसको दो से आधा कर देंगे, दो से भाग दे देंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इसको दो से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ भाग दे के देखते हैं, 3.011 इंटू 10⁻23 ऑप्शन में है। देखिए इसके आसपास है ऑप्शन में 3.011, ये देखिए C ऑप्शन अप्रॉक्स में दिया है। और इसका भी लास्ट में जो लास्ट का 2 डिजिट है 23, 21, ये सब पावर में होगा। ठीक है, ये सब पावर में होगा। ठीक है, तो ये C आंसर सही, C ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ है? ऊर्ध्वपातक क्या बोलता है? जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता हो, मतलब ठोस से सीधा गैस, मतलब बीच में लिक्विड ना बनता हो, तरल ना बनता हो। ऐसा क्या है? कपूर को जब जलाते होंगे घर में तो देखते होंगे कि कपूर जलता है, डायरेक्ट गैस बनता है, वो कभी लिक्विड बनता है, तरल पदार्थ बनता है, तेल जैसा बनता है? नहीं ना बनता है। तो इसका एग्जाम्पल, ये तीनों जो एग्जाम्पल है ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। ठीक है, ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, याद रखिएगा। अक्सर यही तीन पूछता है, कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन, ये जो तीनों है ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। और यहाँ आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पुनः पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पुनः पाचन मतलब अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है? अंतिम रूप से पाचन होता है उसका छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में उसका अंतिम रूप से पाचन होता है। बड़ी आंत में तो सिर्फ जल का अवशोषण होता है, समझ गए? बड़ी आंत में सिर्फ अंतिम रूप से जल का अवशोषण होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अंतिम रूप से पाचन हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में ही हो जाती है। ठीक है, बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ी आंत टिक मत कीजिएगा। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर है? अब आंतरिक गति निर्धारक, आंतरिक गति मतलब शरीर के अंदर गति जो होता है दिमाग में नहीं होता है, और गुर्दा में भी नहीं होता है, यकृत में भी नहीं होता है, दिल
हमेशा धड़कते रहता है, हृदय, जिसको हार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये दिल नहीं है, याद रखिएगा, ये दिल नहीं है, दिल ये नहीं है। आज के बाद से इसे यूज मत कीजिएगा, किसी को भेजिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? इम्प्लांटेशन जब एक गर्भ के लाइनिंग में युग्मक का जुड़ना, ये होता है। एक गर्भ के लाइनिंग में युग्मक का जुड़ना इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, एक गर्भ के लाइनिंग में युग्मनज का जुड़ना। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आघातवर्धनीता सबसे अधिक होता है, आघातवर्धनीता सबसे अधिक किस में होता है? तो देखिए यहाँ पे कई जगह लिखते हैं प्लेटिनम, कई लोग लिखते हैं सोना, गोल्ड, और कई लोग लिखते हैं प्लेटिनम। लेकिन हम एक चीज़ बताते हैं, आप लोग इसी के साथ रहिएगा। ठीक है, अगर आघातवर्धनीता पूछे, मेलेबिलिटी पूछे, मेलेबिलिटी मतलब होता है जिसे सीट में परिवर्तित कर सकते हैं, चादर जिससे बना सकते हैं, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, अगर ये मेलेबिलिटी पूछे तो आप गोल्ड के साथ चले जाइएगा। ठीक है, और अगर डक्टिलिटी पूछे, तो आप प्लेटिनम टिक कीजिएगा। ठीक है, डक्टिलिटी पूछे तो प्लेटिनम, और अगर मेलेबिलिटी पूछे, आघातवर्धनीता पूछे तो गोल्ड। ठीक है, सॉरी दोस्तों, गोल्ड का एजी नहीं होता है, गोल्ड का एजी नहीं होता, एजी सिल्वर का होता है। ठीक है, एजी सिल्वर का होता है, गोल्ड का एयू होता है। ठीक है, चलिए गोल्ड होगा इसका आंसर। मेलेबिलिटी पूछे तो गोल्ड, और डक्टिलिटी पूछे, तन्यता पूछे, डक्टिलिटी पूछे तो प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम, और मेलेबिलिटी या आघातवर्धनीता पूछे तो गोल्ड, और गोल्ड का जो होता है ये एयू होता है, एजी होता है सिल्वर का। ठीक है, चांदी का, पीटी प्लेटिनम, सीयू कॉपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और सबका एटॉमिक नंबर भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? अब देखिए इसे निकाल ही सकते हैं। 1 किलोवाट, अब किलो में कितना ग्राम होता है? 1 किलोवाट, मान के चलिए 1 किलोवाट गुना किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। और वाट मतलब, वाट क्या होता है? शक्ति, P बराबर W/T, वर्क को जूल में और टी को समय को सेकेंड में, जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड, इसे मिटा लेते हैं, जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोवाट जो हो गया वो क्या हो गया? 1000 जूल पर सेकेंड को ऊपर में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा पर सेकेंड। ये ऑप्शन में है, हाँ है। याद रखिए 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अभी निकाल 1, और किलो को लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और वाट को जूल बट्टा सेकेंड। तो जूल बट्टा सेकेंड जो होता है जूल पर सेकेंड, वो ऊपर जाने के बाद -1 हो जाता है पावर में। ठीक है, इसीलिए 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 1 किलोवाट आवर, तो अभी हम बताएं 1 किलोवाट, एक मिनट, अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल पर सेकेंड, और इसमें आवर सिर्फ लगा, एक्स्ट्रा आवर है ना, तो आवर में सेकेंड 3600 होता है सेकेंड, तो 3600 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। अब ये 1000 और 3600 को गुना करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 36 गुना 10⁵ 5 जीरो है मतलब 10⁵ जूल, सही से लिखते हैं 36 इंटू 10⁵ जूल, इसको सही से लिखते हैं 36 इंटू 10⁵
5 ये बार बार आ जा रहा है 36 × 10⁵ जूल। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन में होगा तो यही हो जाएगा, लेकिन हमने तो 3.6 में आंसर दिया है। अब हम इसको 3.6 में चेंज कर देते हैं। अगर इसको 10 से गुना कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 10⁵। अब जब ये देखिए बेस सेम होता है तो इसका पावर जुड़ जाता है। मैथ में पढ़े होंगे कि बेस सेम होता है तो पावर 10 पे कुछ 10 की पावर कुछ नहीं, मतलब 1 माना जाता है। अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो 10⁻1 और यहाँ 5 है तो 6 हो जाएगा और जूल का जूल हो जाएगा। तो 3.6 × 10⁻6 जूल। ये देखिए है ऑप्शन में 3.6 बी 3.6 डी। ये देखिए बी ऑप्शन में है। देखिए दोस्तों यहाँ बी और डी ऑप्शन सेम है। ये जो लास्ट में जो 6 5 -5 दिख रहा है ये सब पावर में होगा। ठीक है, ये पावर में होगा। लास्ट का जो एक डिजिट दिख रहा है और सी नंबर में दिख रहा है -5 वो सब पावर में होगा। ठीक है, वो सब पावर में होगा। तो आंसर होगा बी और यहाँ डी भी हो जाएगा। दोनों सेम ही ऑप्शन है, ये सेम ऑप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा। आप खुद से भी निकाल सकते हैं, हम बता दिए हैं, आप देख सकते हैं दोबारा अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 5.5 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल। अभी बता है कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है 3.6 × 10⁻6 जूल बताए हैं। हमसे पूछ रहा है कि 5.5 में, तो इसको हम 5.5 से गुना कर देते हैं। अगर हम इसको 5.5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए अब हम ये दोनों को गुना करेंगे, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आएगा 19.8 × 10⁻6 जूल। आप गुना कीजिएगा यही आएगा। ठीक है, वैसे हम करके भी दिखा देंगे, मैं हमारे पास जगह नहीं है इसलिए नहीं की हैं वैसे। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। रुकिए, ये याद रखिए 5.5 × 3.6। ठीक है, × 10⁻6 याद रखिए। हम गुना भी कर देते हैं। देखिए 5.5 और 3.6 गुना करेंगे, 5 6 30 0 3 हाथ में 30 3 33 15 1 15 1 16। ठीक है, 0 8 9 1 और 2 के बाद 10 मिलाएगा तो 19.8 आया ना, ये है ना 19.8, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये डाल्टन जी जो थे वो जितने तत्व थे उनका सब सिंबल दिया था। तो ये जो डाल्टन ये जो तत्व है ये किस चीज़ का सिंबल दिए थे, ये जो है किस चीज़ का सिंबल है, हाइड्रोजन का है या कार्बन का है या सोना का है या पारा का है, ये चारों में से किसका सिंबल है ये। तो ये जो डाल्टन जो सिंबल दिए थे, चलिए इसका आप कमेंट में जवाब बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा, हम कल इस क्वेश्चन को फिर से ले लेंगे। आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये सिंबल जो है किस चीज़ का है, कार्बन का, सोना का, पारा का या हाइड्रोजन का, कमेंट में बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, ताकि इस वीडियो से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।